बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स ऑफ सेकेंड ईयर बायोलॉजी, आज जो है हम आपका लेक्चर 3 जो है चैप्टर 15 में से पढ़ रहे हैं और आपका जो टॉपिक है वो है ऑस्मो रेगुलेशन एट पेज 2। तो ऑस्मो रेगुलेशन की डेफिनेशन हमने पेज 1 पे जो है वो पहले ही पढ़ रखी है, जिसके मुताबिक द मैकेनिज्म ऑफ रेगुलेशन जनरली बिटवीन ऑर्गेनिजम्स एंड इट्स इन्वायरमेंट ऑफ सॉल्यूट एंड द गेन एंड लॉस ऑफ वाटर is called osmoregulation. The mechanism of regulation between organisms and environment to regulate water and solutes is called osmoregulation. तो बेटा जी, osmoregulation की डेफिनेशन के बाद osmoregulation में बेसिकली के प्लांट्स और एनिमल्स में osmoregulation कैसे कैसे होती है उसको समझने से पहले हम बात करते हैं कि जो है वो थोड़ा सा वाटर रिलेशंस ऑफ अ सेल। किसी एक सेल के अंदर वाटर रिलेशंस, ये वाटर रिलेशन से मुराद क्या है? वाटर रिलेशन से मुराद सेल के अंदर रिलेशन बिटवीन सॉल्यूट्स एंड वाटर क्वांटिटीज विद इन एंड आउटसाइड द सेल, यानी सेल के अंदर सेल के बाहर सॉल्ट्स और वाटर की क्वांटिटीज का आपस में एक जो तल्लक होता है उसका हम क्या कहते हैं? वाटर रिलेशन। इसका दूसरा नाम वाटर बैलेंस भी रखा जाता है। बेटा जी, हर सेल जो है, ईच सेल हैज अडॉप्टेड टू ए डिफाइंड क्वांटिटी ऑफ वाटर इन रिलेशन टू इट्स सॉल्ट टू परफॉर्म इट्स फंक्शंस एंड होमियोस्टैटिक मैकेनिज्म्स। होमियोस्टेसिस जो है, होमियोस्टैटिक मैकेनिज्म ऑस्मो रेगुलेशन का, ऑस्मो रेगुलेशन क्या है? बेसिकली एक होमियोस्टैटिक मैकेनिज्म है। इसका काम ही ये है कि इस वाटर बैलेंस को मेंटेन करना। तो इससे पहले कि हम ऑस्मो रेगुलेशन इन प्लांट्स एंड एनिमल्स का टॉपिक शुरू करें, पहले जो है वो बैलेंस जो है बैलेंस ऑफ वाटर एंड सॉल्यूट्स इन द बॉडी, इसको डिस्कस करते हैं। तो बेटा जी जो है सेल्स जो है लिविंग ऑर्गेनिजम्स के, इनको कंसिस्टेंटली मसलसल जो है फेस करना पड़ता है चेंजिंग एक्स्ट्रा सेलुलर एनवायरनमेंट, यानी एक्स्ट्रा सेलुलर सेल से बाहर वाले एनवायरनमेंट में मसलसल वाटर एंड सॉल्यूट्स की कंसंट्रेशन कम ज्यादा होती रहती है, या एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में भी। तो इसलिए हम इस एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को या एक्स्ट्रा सेलुलर एनवायरनमेंट को जो है एक्स्ट्रा सेलुलर एनवायरनमेंट को 3 टाइप्स में डिवाइड कर लेते हैं। किस लिहाज से? विद रिस्पेक्ट टू सेल सॉल्यूशन कंसंट्रेशन। 3 टाइप्स ऑफ एक्स्ट्रा सेलुलर एनवायरनमेंट विद रिस्पेक्ट टू सेल सॉल्यूशन कंसंट्रेशन, यानी खुद सेल के अंदर जो एनवायरनमेंट पाया जा रहा है, इंट्रा सेलुलर एनवायरनमेंट के अंदर जो सॉल्यूशन है उसकी कंसंट्रेशन के लिहाज से एक्स्ट्रा सेलुलर एनवायरनमेंट को हम 3 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। पहला जो है वो हाइपोटोनिक एनवायरनमेंट, दूसरा हाइपरटोनिक एनवायरनमेंट और तीसरा आइसोटोनिक एनवायरनमेंट। तो पहले इनकी डेफिनेशंस हैं पहली लाइंस के अंदर। इट हैज डाइल्यूट सॉल्यूशन हाइपोटोनिक में, हाइपो का मतलब होता है लो, टॉनिक सॉल्यूट्स के लिए, साल्ट्स के लिए बोला जाता है। तो हाइपोटोनिक एनवायरनमेंट इट हैज डाइल्यूट सॉल्यूशन। डाइल्यूट सॉल्यूशन कौन सा होता है? जिसमें सॉल्यूट की मकदार जो है वो दूसरे सॉल्यूशंस के मुकाबले में कम पाई जाती है। इट हैज डाइल्यूट सॉल्यूशन एज कंपेयर टू सेल सॉल्यूशन। जबकि हाइपर का मतलब होता है मोर। आपको याद होगा 14 चैप्टर में हाइपरटेंशन, हाई ब्लड प्रेशर का हमने पढ़ा था। हाइपर का मतलब हाई, मोर, ग्रेटर। तो ऐसा एनवायरनमेंट जिसके सॉल्यूशन कंसंट्रेटेड हो। इट हैज कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन एज कंपेयर टू सेल सॉल्यूशन। कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन वो होता है जिसमें सॉल्यूट की मकदार दूसरे सॉल्यूशन के मुकाबले में ज्यादा पाई जाती है।
उसके बाद बेटा ये आइसोटोनिक, इट हैज सिमिलर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन एज कंपेयर टू सेल सॉल्यूशन, यानी यहाँ पे तीनों सेल सॉल्यूशन के साथ कंपेयर हमने किए हैं। अब बेटा जी जो है इनके इफेक्ट्स को देखते हैं, असरात क्या होंगे कि जो है देखें कि मिसाल के तौर पर ये एक सेल है, इसको हमने जो है वो हाइपोटोनिक एनवायरनमेंट में रख दिया है। हाइपोटोनिक जो है वो क्या है, डाइल्यूट सॉल्यूशन है जिसमें वाटर पोटेंशियल जो है वो ज्यादा है, तो सॉल्यूट पोटेंशियल जो है वो ये सेल का और ये दूसरे का, तो ऑटोमेटिकली पानी जो है वो हाई वाटर पोटेंशियल से लो वाटर पोटेंशियल की तरफ इंटर होगा, यानी सेल जो है वो पानी से फ्लड होता जाएगा। और अगर जो है वो यही मामला किसकी तरह साथ आ जाए, हाइपरटोनिक एनवायरनमेंट में आ जाए कि हाइपरटोनिक एनवायरनमेंट हो, तो हाइपरटोनिक एनवायरनमेंट में क्या होना है कि अंदर जो है वो सेल का वाटर पोटेंशियल जो है वो क्या होना है, ज्यादा होगा किससे, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में, तो पानी जो है वो लॉस होता जाएगा। एंट्री ऑफ वाटर इनटू सेल मेक द सेल सॉल्यूशन डाइल्यूट, सेल का सॉल्यूशन डाइल्यूट होता जाएगा। लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द सेल मेकिंग इट कंसंट्रेटेड, और सेल को जो है वो कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन में तब्दील करेगा। तो ये डाइल्यूट होगा तभी मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब होगा, ये कंसंट्रेटेड होगा तो तभी मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब होगा। उसके बाद जो है इसके नतीजे में सेल जो है वो साइज में फैलेगा, बाहर को फैलेगा। इस अमल को हमने क्या पढ़ा हुआ है, डी प्लाज्मोलाइसिस। अगर तो प्लांट सेल है तो सेल वॉल उसको मजीद फैलने से रोक देगी, लेकिन अगर वो एनिमल सेल हुआ तो वो फट जाएगा, टर्जर जो होता जाएगा, तो सेल जो है वो क्या बन जाएगा, बिकम्स टर्जर डी प्लाज्मोलाइसिस के जरिए से, क्योंकि वाटर जो है वो एक्सॉस्मोसिस से बाहर जा रहा होता है, और इसमें जो है वो सेल क्या हो जाएगा, श्रिंक कर जाएगा, सेल बिकम्स फ्लैसेड ड्यू टू प्लाज्मोलाइसिस। प्लाज्मोलाइसिस किसकी वजह से होती है, एक्सॉस्मोसिस की वजह से। तो इस तरह से, जबकि आइसोटोनिक में जो है गेन एंड लॉस ऑफ वाटर, जितना पानी अंदर आ रहा होगा उतना बाहर भी जा रहा होगा, ठीक है ना जी। तो इसलिए गेन एंड लॉस ऑफ वाटर डज नॉट अफेक्ट द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, क्योंकि सेल सॉल्यूशन और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट या एक्स्ट्रा सेलुलर एनवायरनमेंट की कंसंट्रेशन एक जैसी है, जितना पानी अंदर आएगा उतना बाहर चला जाएगा, इस तरह से। तो यहाँ पे फिर होमोस्टैटिक मैकेनिज्म यानी ऑस्मो रेगुलेशन क्या करता है, तो हाइपरटोनिक एनवायरनमेंट में सेल को ऑस्मो रेगुलेशन करनी पड़ेगी। सेल ऑस्मो रेगुलेट टू रिमूव एक्स्ट्रा गेन्ड वाटर जो है उसको ऑस्मो रेगुलेशन के जरिए से, चाहे एक्टिवली करे पैसिवली करे, किसी जो है वो ऑर्गेनिज का इस्तेमाल करे, अगर ऑर्गेनिज्म है तो कोई पूरे ऑर्गन्स का जो है वो इस्तेमाल करे, उसको ऑस्मो रेगुलेशन करनी पड़ेगी, नहीं तो उसके सेल्स जो है वो फट जाएंगे। अगर एनिमल्स हैं, अगर प्लांट सेल्स है तो तब भी उसका मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब होगा, ऑस्मो रेगुलेशन हर सूरत में करनी पड़ेगी। और दूसरी तरफ जो है वो हाइपरटोनिक एनवायरनमेंट में सेल्स जो हैं उनमें से पानी लॉस हो रहा होता था, उस पानी को लॉस होने से बचाना है, ठीक हो गया ना जी। सेल ऑस्मो रेगुलेट टू रिमूव एक्स्ट्रा सॉल्यूट्स, वो जो एक्स्ट्रा सॉल्यूट्स उसके अंदर मौजूद हैं, क्योंकि जो है वो हाइपरटोनिक एनवायरनमेंट में जो है वो साल्ट्स ज्यादा है, तो वो पानी को खींच सकते हैं, तो वो अपने अंदर में से एक्स्ट्रा साल्ट्स को निकाल देता है ताकि अपने वाटर को कंजर्व रखे, अपने वाटर को लॉस होने से बचाए। तो क्या करेगा, हाइपरटोनिक एनवायरनमेंट में सेल्स या ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो क्या करेंगे, ऑस्मो रेगुलेशन के जरिए से रिमूव करेंगे एक्स्ट्रा सॉल्यूट्स यानी साल्ट्स को एंड कंजर्व वाटर। तो हाइपोटोनिक एनवायरनमेंट में वाटर ही वेस्ट है, उसको बाहर निकालना है, और हाइपोटोनिक एनवायरनमेंट में सॉल्यूट्स या साल्ट्स वेस्ट बन जाते हैं, क्योंकि वाटर तो मेंटेन रखा जाना चाहिए, अबंडेंट रहना चाहिए जो है वो फ्लूइड्स के अंदर या सेल के साइटोप्लाज्म में। दूसरी तरफ आइसोटोनिक एनवायरनमेंट जो है, सेल डज नॉट नीड ऑस्मो रेगुलेशन एक्टिविटी, क्योंकि उसमें तो किसी किस्म का जो है वो वाटर बैलेंस डिस्टर्ब ही नहीं हो रहा, उसका तो वाटर बैलेंस डिस्टर्ब ही नहीं हो रहा, तो ऐसे सेल्स को जो है वो होमोस्टैटिक मैकेनिज्म ऑफ ऑस्मो रेगुलेशन की जरूरत नहीं है। अब बेटा जी अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं। अब हमें समझ में आ गया है कि क्या जी के वो प्लांट्स या एनिमल्स जो कि हाइपोटोनिक एनवायरनमेंट में रहते हैं उन्होंने अपने अंदर एक्स्ट्रा इंटर होने वाले वाटर को बाहर डिस्चार्ज करना है, और वो वाटर, वो प्लांट्स एंड एनिमल्स जो कि जो है वो हाइपोटोनिक एनवायरनमेंट में रहते हैं उन्हें अपने वाटर को कंजर्व करना है, सेव करना है।
जाया होने से बचाना है। तो बेटा जी कंसंट्रेशन की मैंने डेफिनेशन एक लिख दी है, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट्स इन गिवन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ये फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री चैप्टर 9 में भी आपने पढ़ रखी है, इसको कई तरह से डिफाइन किया जा सकता है। तो जो है अब ऑस्मोरेगुलेशन इन प्लांट्स, इंशाअल्लाह लेक्चर 4 के अंदर हम ऑस्मोरेगुलेशन इन एनिमल्स जो है वो डिस्कस करेंगे। आज ऑस्मोरेगुलेशन इन प्लांट्स, प्लांट्स जो है दे आर डिस्ट्रीब्यूटेड, plants in this planet are present in different regions and different habitats। पानी में भी पाए जाते हैं, खुश्की पे भी पाए जाते हैं, ठीक है ना, सहराओं में भी पाए जाते हैं। अब सिर्फ डेजर्ट्स में, उसके अलावा जो है वो ड्राई कंडीशंस यानी हिली एरियाज में जब बारिश नहीं होती, अगर बारिश हो भी जाती है तो स्लोप इतना ज्यादा है कि पानी बहुत तेजी से फ्लश कर जाता है, तो वहां पे भी एक तरह से ड्राई कंडीशंस ही होती हैं। तो इसलिए हम प्लांट्स को जो है वो हैबिटेट्स की बुनियाद पर, किसकी टाइप प्लांट्स को, टाइप्स ऑफ प्लांट्स ऑन द बेसिस ऑफ हैबिटेट, तीन कैटेगरी में, हाइड्रोफाइट्स, मीजोफाइट्स और जीरोफाइट्स। हाइड्रोफाइट्स, मीजोफाइट्स और जीरोफाइट्स। तो हाइड्रोफाइट्स प्लांट्स जो कि पानी में रहने वाले हैं, वो स्पेशली यहाँ पे फ्रेश वाटर प्लांट्स की बात करें तो उन्होंने क्या क्या अडॉप्टेशंस की हैं टू रिमूव फ्लडिंग ऑफ देयर सेल्स, यानी अपने बॉडी सेल्स के अंदर जो पानी मुसलसल उनमें भरता रहता है उनसे उस पानी को रिमूव करने के लिए क्या क्या अडॉप्टेशंस हैं। दे हैव लार्ज सरफेस एरिया लीव्स, इनके पास ऐसे लीव्स हैं जिनका लार्ज सरफेस एरिया है ताकि रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन जो है वो ज्यादा से ज्यादा बढ़े और ज्यादा से ज्यादा वाटर जो है वो बॉडी से लॉस हो जाए, रिमूव हो जाए। इसी तरह से इनकी जो स्टोमेटा है वो भी लीव्स की अपर सरफेस यानी अपर एपिडर्मिस पर पाए जाते हैं ताकि जो है वो रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन जो है वो इनक्रेडिबली इंक्रीज कर जाए। तो एक्सटेंसिव स्टोमेटा आर प्रेजेंट ऑन द अपर सरफेस फेसिंग द एटमॉस्फेयर टू प्रमोट लॉस ऑफ वाटर। कमल का फूल आप सबको पता है, कमल का पौधा, वाटर लिली, हाइड्रेला प्लांट, निम्फिया लोटस जिसे नीलोफर कहते हैं, ये कुछ एग्जांपल्स हैं किन की, हाइड्रोफाइट्स की। ये नोट कर ले, मैं दोबारा बोल देता हूं, कमल, वाटर लिली, हाइड्रेला, निम्फिया लोटस जिसको नीलोफर। जब साइंटिफिक नेम लिखते हो तो जेनेरिक नेम को अलग और स्पेसिफिक नेम को अलग अंडरलाइन करते हैं जी। अब बारी आ गई बेटा जी किसकी, यह मीजोफाइट्स। मीजो का मतलब है मिडल, दरमियाने से, जिनको पानी मिलता भी है और नहीं भी मिलता। जब वाटर अवेलेबल होता है बारिश की वजह से, इरिगेशन की वजह से, तो उस वक्त वो क्या करते हैं, उस वक्त वो हाइपोटोनिक एनवायरनमेंट में चले गए, और जब पानी नहीं मिलता है तो उस वक्त वो अपने आप को कैसा फील करते हैं, हाइपोटोनिक एनवायरनमेंट में। तो बेटा जी ये प्लांट्स की एग्जांपल्स पहले सुन ले, ब्रासिका, सरम, रोज, मैंगो, हमारे इर्द गिर्द जितने भी पौधे पाए जाते हैं हमारे इलाके में, ये सारे के सारे क्या हैं, मीजोफाइट्स। ठीक हो गया ना जी। तो इनके अडॉप्टेशंस, they open the stomata in sufficient supply of water, when the water is available they open their stomata and lose the extra water, and when the water is very restricted, बहुत ही उनको पानी बिल्कुल ना मिल रहा हो जमीन से, तो फिर वो क्या कर देते हैं, वो दिन के वक्त भी अपने स्टोमेटा को जो है वो क्लोज कर लेते हैं। तो इस तरह से रिस्ट्रिक्टेड सप्लाई स्टोमेटा टू क्लोज प्रिवेंट द लॉस। तो ये इसकी एग्जांपल्स हैं ब्रासिका, रोज, मैंगो। अब बेटा जी आखिरी कैटेगरी रह गई है जीरोफाइट्स। जीरो लफ्जी जो है ना वो ड्राई कंडीशंस के लिए, जीरिक, XERIC, जीरिक जो है वो ड्राई कंडीशंस के लिए बोला जाता है। तो ड्राई कंडीशंस में जारी बात है प्लांट्स की एक ही स्ट्रेटेजी होगी कि वो अपने अंदर ऐसी अडॉप्टेशंस इख्तियार करें कि ज्यादा से ज्यादा वाटर को जो है वो लॉस होने से बचाएं और वाटर को कंजर्व करें, अपनी बॉडी के अंदर स्टोर कर लें किसी तरीके से। तो पहले तो आपको मैं इसकी एग्जांपल दे दूं, आपकी किताब में कुछ एग्जांपल्स हैं, कैक्टस, बर्बेरिस, बर्बेरी प्लांट जो है, बारबेरी प्लांट जिसे हम कहते हैं। तो कैक्टस पत्थर चाट, इसके कई होते हैं, एक छितर थोर होता है, चौड़ा चौड़ा सा होता है इस तरह का जो कैक्टस है। कैक्टस की कई किस्में हैं, इस तरह का प्लांट होता है, ठीक है ना, जिसके ऊपर ऐसे ऐसे कांट होती है, इसका स्टेम है और ये कांटे जो वो लीव्स की तरह काम कर रहे हैं। एक में कुछ इस तरह का डंडा थोर होता है, वो 4 के हिस्से का बना हुआ, ठीक हो गया ना जी, उसके ऊपर भी ऐसे फिर कांटे पाए जाते होते हैं। आपने ये देखे होंगे कुछ कैक्टस जो है वो ऐसे इस शक्ल के होते हैं, उनके ऊपर कांटे पाए जाते हैं, ये सारे कैक्टस हैं।
ठीक है ना जी। तो उसके अलावा कैलाट्रोपस हमारे इलाके में पाया जाता है, आग का पौधा जिसे हम कहते हैं, ये भी एक जीरोफाइट है। और उसके अलावा जो है वो अगर आप नीचे गौर से देखें तो बहुत ही छोटे छोटे से जो है वो बारीक बारीक से पत्तियों वाला, बहुत तेज कांटों वाला ग्रीन येलो ग्रीन कलर का प्लांट होता है। हम उसे कंडियारी भी कह देते हैं, लेकिन हम उसका जो बायोलॉजी में नेम है अल्हाजी मरूरम, अल्हाजी मरूरम। बहरहाल आपको ये 2-3 एग्जांपल्स काफी हैं। जीरोफाइट्स जो है ये किस तरह से जिंदा रहते हैं जीरो कंडीशंस में, ड्राई कंडीशंस में। तो मैनी जीरोफाइट्स जो है पोजेसेस स्मॉल थिक लीव्स, इनके बहुत ज्यादा थिक मोटे मोटे पत्ते होते हैं, साइज में छोटे होते हैं, ताकि रेट ऑफ ट्रांसपरेशन जो है वो बहुत ज्यादा रिड्यूस कर दिया जाए। टू लिमिट वाटर लॉस बाय रिड्यूसिंग सरफेस एरिया प्रोपोर्शनल टू द वॉल्यूम, जो है मतलब पत्तों के वॉल्यूम के मुकाबले में सरफेस एरिया जो है वो कम कर दिया जाता है। नीडल लाइक लीव्स होते हैं इनके। देयर क्यूटिकल इज थिक, इनकी जो क्यूटिकल है वो बड़ी थिक होती है, मोटी, थिक वैक्सी, ऊपर वैक्स की बड़ी मोटी लेयर होती है। लेदरी, ऊपर छोटे छोटे बाल पाए जाते हैं। लेदरी मीन LETHERY, लेदरी जो है इसका मतलब क्या होता है, हेरी। तो जब लीफ की सरफेस के ऊपर जो है वो ऐसे ब्रीक ब्रीक से बाल पाए जाएंगे ना, तो अगर कोई वाटर वेपर्स होंगे तो वो इन हेयर्स में जो है वो ट्रैप होकर रह जाते हैं। तो पत्तों के ऊपर ऊपर वाले हिस्से में जो है वो इन हेयर्स की मौजूदगी की वजह से क्या हो जाएगा, ह्यूमिडिटी ज्यादा रहेगी और रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन कम हो जाएगा। तो उसके बाद जो है स्टोमेटा इनकी लोअर साइड पर पाए जाते हैं। स्टोमेटा लोअर साइड पे, और कुछ इस तरह से देखें कि ये अपर एपिडर्मिस और उसके ऊपर ये मोटी सी क्यूटिकल, ये स्पॉन्जी मेसोफिल और ये वास्कुलर वेन की सप्लाई। लेकिन इस मर्तबा इनकी लोअर एपिडर्मिस कुछ इस तरह से है। ये गार्ड सेल्स, तो गार्ड सेल्स की जो लोअर एपिडर्मिस है स्मूथ नहीं है, बल्कि क्या है उसमें गार्ड सेल्स जो है ये गार्ड सेल। तो ये फिर क्या बन गया, गार्ड सेल, और ये क्या बन गया, मैंने स्टोमा दिखा दिया है आपको। तो इनके इर्द गिर्द भी हेयर पाए जाते हैं। तो ये डिप्रेशंस में पाए जा रहे हैं। इस जगह पे क्या बन गया, ये एरिया क्या बन गया, एक डिप्रेशन बन गया है। और इस डिप्रेशन के अंदर, गढ़ों के अंदर, तो मकसद क्या होता है कि ताकि जो वाटर अगर स्टोमेटा से लॉस भी होता है तो वो यहाँ पे जमा ज्यादा हो जाए, ताकि पीछे से आने वाला जो वाटर है उसको लॉस होने से बचाया जा सके, इस तरह से। तो ये बेसिकली जो है संकन स्टोमेटा, स्टोमेटा which are present in depressions of lower epidermis, स्टोमेटा which are present in depressions of lower epidermis, उनको हम क्या कहते हैं, संकन स्टोमेटा कहते हैं। तो जो है अब बेटा जी अगली बारी जो है ये प्लांट्स जो है अपने लीव्स गिरा देते हैं। अगर इनके पास लीव्स हैं और काफी अरसा जो वो बारिश नहीं हुई है टाइम के ऊपर, मतलब जिस तरह से मानसून गर्मियों का या सर्दियों का आता है उसमें वो बारिश नहीं हुई है, खुश्क साली आ गई है, ड्रॉट आ गई है, तो ये अपने पत्ते जो है वो गिरा देते हैं। तो उसके अलावा जो है कुछ ऐसे भी जीरोफाइट्स हैं कि उनके स्टेम फोटोसिंथेटिक होते हैं, पत्ते तो होते ही नहीं है उनके पास, उनके पत्ते नहीं होते, जैसे भी मैंने आपको ये कैक्टस दिखाए हैं पत्ते नहीं है, उनका स्टेम ही फोटोसिंथेटिक है और सकुलेंट है। सकुलेंट स्टेम किसे कहते हैं, सकुलेंट प्लांट्स which store water in their fleshy stems, वो अपने फ्लैशी स्टेम के अंदर जो है वाटर को स्टोर करते हैं। ऐसे प्लांट्स को हम क्या कहते हैं, साकुलेंट्स। तो उनका स्टेम ना सिर्फ वाटर स्टोरिंग होता है, बल्कि उनके स्टेम की अपर एपिडर्मिस के नीचे जो है वो बकायदा क्लोरोफिल क्लोरन काइमा यानी मीजोफिल टिश्यू पाई जाती है, जिससे वो फोटोसिंथेसिस भी करते हैं। बेटा जी कोई भी सवाल हो व्हाट्सएप पे पूछें। अल्लाह ताला हम सबका मददगार हो, आमीन।